नमस्कार। जीएसटी की मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जीएसटी की मास्टर क्लास का तीसरा दिन है। डॉक्टर हसमुख अढ़िया जो कि राजस्व सचिव हैं केंद्र सरकार में, उनके नेतृत्व में ये क्लासरूम चलाई जा रही है और आज तीसरे दिन मुद्दा है कंपोजिशन और रिकॉर्ड कीपिंग का। इस प्रोग्राम को आप बिल्कुल लाइव देख सकते हैं दूरदर्शन के नेशनल नेटवर्क पे, डीडी न्यूज़ पे इस वक्त, साथ ही साथ लाइव वेबकास्ट pib.nic.in पे, finmin.gov.in पे और हैशटैग जो फेसबुक आईडी है PIB_India और ट्विटर पे भी आप इसका लाइव कास्ट देख सकते हैं। तो अगले 1 घंटे के दौरान उन सभी राज्यों में बैठे हुए ट्रेडर्स और राज्य सरकारों के जो अधिकारी हैं इस क्षेत्र से जुड़े हुए, उन सभी का भी स्वागत है जो इस कार्यक्रम को बिल्कुल लाइव देख रहे हैं। आज का मुद्दा एक बार फिर से मैं बता दूं, कंपोजिशन और रिकॉर्ड कीपिंग है। डॉक्टर अढ़िया, आपसे विनती है कि आप इस प्रोग्राम को आगे ले जाने के लिए हमें मार्गदर्शन दें और जो आज के प्रेजेंटेशन है उसके लिए हमें प्रेरित करें। जीएसटी की मास्टर क्लास के तीसरे पार्ट में आप सबका स्वागत है। छोटे छोटे व्यावसायिक लोग, टैक्स प्रैक्टिशनर एवं पब्लिक के सदस्यों के लिए ये एक हमारा प्रयत्न है कि हम आप तक सब बारीकियाँ जीएसटी की पहुंचा सके। इसके लिए ये हमारा प्रयत्न है। अभी तक हम 2 क्लास कर चुके हैं। सबसे पहला क्लास जो हमारा था उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे कराए, माइग्रेशन कैसे करें जीएसटी में, एवं GSTN में जो पोर्टल रिलेटेड इश्यूज़ है कि GSTN के साथ जो इशू है उसके बारे में हमने बताया था। द्वितीय क्लास में हमने आपको ट्रांजिशन क्रेडिट के जो इशू है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो पुराने स्टॉक की है उसको कैसे लिया जाए, उसका कैसे अवेलमेंट करें, एवं इनवॉइस कि भाई बिल ऑफ सप्लाई बनाना कि इनवॉइस बनाना है और किस संजोग में क्या बनाना है, इनवॉइस में क्या क्या डिटेल होनी चाहिए, किस तरह से इनवॉइस को बनाया जाए, इस तरह का ज्ञान हमने द्वितीय इंस्टॉलमेंट में आपको दिया। आज जो हमारे सामने विषय है वो है कि एक कंपोजिशन स्कीम है छोटे व्यवसायियों के लिए। तो कंपोजिशन स्कीम जो है उसमें क्या क्या बारीकियाँ है, उसमें क्या आपको ध्यान रखना है, किसके लिए ये स्कीम है वो हम समझाएंगे। एवं रिकॉर्ड कीपिंग के लिए भी क्या करना चाहिए। जो जीएसटी के कारोबारी है, जीएसटी जिसको बनने की जिम्मेवारी है, उनको क्या क्या ऐसा रिकॉर्ड अपने रखना है अपने यहाँ, ताकि जब अगर ऑडिट करने की बात आए फ्यूचर में तो वो रिकॉर्ड अपने पास रख सके। हम आगे बढ़ते हैं। आज का विषय जो है उसमें जो पार्ट ए में हम आपको कंपोजिशन के बारे में बताएंगे। कंपोजिशन जो है वो कौन ले सकता है, पहले तो ये बताएंगे कि कंपोजिशन स्कीम है क्या, कौन ले सकता है। तीसरा हम ये बताएंगे कि कौन सी कैटेगरी के लोग कंपोजिशन स्कीम का लाभ नहीं उठा पाएंगे, तो एक्सक्लूडेड कैटेगरी कौन सी है कंपोजिशन स्कीम के लिए। कंपोजिशन स्कीम में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मान लो आपने ऑप्शन दिया कि मैं कंपोजिट डीलर बनना चाहता हूँ, तो उसमें रेट क्या होगा आपके लिए, अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए, और टैक्स की गिनती कैसे की जाएगी उसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आप कंपोजिशन का लाभ लेना चाहते हैं तो प्रोसीजर क्या होगी आपके लिए, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे ऑनलाइन ऑप्शन देना है, कब देना है, साल की शुरुआत में दे सकते हैं कि बीच में दे सकते हैं, ये सब जो इश्यू लोगों के मन में है वो सब इश्यू हम आपको समझाएंगे। और सेकंड पार्ट में अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के जो नियम हैं उसमें कौन कौन से अकाउंट या रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने हैं वो बताएंगे, और कितने पीरियड के उसको रखना है आपको वो भी बताएंगे। तो ये इतनी छोटी सी चीज़ बताने से सब कारोबारी के मन में जो संदेह है कि भाई ये तो बहुत नई चीज़ आ गई है, इसमें पता नहीं क्या क्या रखना पड़ेगा और कैसे ऑडिट होगा, तो वो सब हम आपको आसानी से आज समझाना चाहते हैं। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी है, एक है मिस्टर GD लोहानी एंड मनीष सिन्हा, बोथ ऑफ देम आर कमिश्नर्स इन द पॉलिसी विंग। मैं लोहानी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे का वो जो है वो समझाए।
नमस्कार। तो शुरुआत करें कंपोजिशन स्कीम से। कंपोजिशन स्कीम एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें छोटे करदाता को ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसको जीएसटी की जो रिजीम है उसमें प्रॉब्लम ना हो, उसको समस्या ना हो, उसकी अनुपालन की प्रक्रिया आसान हो, उसकी टैक्स टर्नओवर के हिसाब से अगर छोटी दर पर टैक्स दिया जाए और उसको इन सब चीज़ों के लिए चिंता ना करनी पड़े कि उसके सामान की दर क्या है। तो एक ऐसी व्यवस्था की गई जिसके तहत एक छोटा डीलर एक अपने टर्नओवर पर एक छोटी रेट पर, एक स्मॉल रेट ऑफ टैक्सेशन पर टैक्स भर सकता है। अब आप इससे देखिए, एक तो टैक्स कम हो रहा है बिकॉज रेट कम है, पर इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं इस तरह के डीलर को। इस का अनुपालन करने वाले को, जो इसको ऑप्ट करेगा, उसके लिए जो आगे बढ़ाओ उसको, आगे बढ़ाओ उसको। ये सर इसका कहाँ है रिमोट, कहाँ है? मुझे दे दो ऐसा। इनको दे दो। या इसका आप ये देखेंगे कि एडवांटेज क्या है, फ़ायदा क्या है छोटे करदाता को। तो एक तो हमने कहा कि क्योंकि इनका टैक्स रेट कम है तो कर भार कम हुआ। दूसरा ये है कि अगर आपका एक सिंपल टैक्स रेट होता है तो आपके लिए अनुपालन करना कर प्रणाली का अत्यंत आसान हो जाता है, बिकॉज उसके बाद आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि जो आप डिफरेंट तरीके का सामान बेच रहे हैं उसमें टैक्स रेट क्या है, बिकॉज आपके लिए सभी सामान पर एक टर्नओवर में एक टैक्स लग गया। तो आप क्लासिफिकेशन के इश्यूज़ हैं या किसी एक्सेशन पे क्या रेट लग रहा है उससे आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं। और उसके साथ ही अगर ये कर दिया जाए कि रिटर्न सिंपल किया जाए तो वो रिटर्न की प्रक्रिया, टैक्स भरने की प्रक्रिया, वो सब सिंपल हो जाती है। तो इसमें एक सिंपल टर्नओवर टैक्स होगा, आप अपना टर्नओवर आंकेंगे और उस पर एक छोटी दर पर टैक्स भर देंगे, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आप एक सिंपल क्वार्टरली रिटर्न भरेंगे 3 महीने के बाद, हर 3 महीने का जो क्वार्टर है उसके बाद आप टैक्स भरेंगे, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, और उसी समय आप टैक्स भरेंगे। उस हिसाब से भी ये प्रक्रिया अत्यंत सरल है। आगे बढ़ते हुए जो कंपोजिशन स्कीम है वो किन लोगों के लिए है? ये उत्पादकों के लिए है। कुछ गुड्स नोटिफाइड है, बहुत छोटी सी लिस्ट है जिसके उत्पादक इसके हकदार नहीं हैं, वो हम बताएं अगली वाली स्लाइड में बता रहे हैं, बट अदरवाइज मैन्युफैक्चरर, उत्पादक इसके लिए हकदार हैं। ऐसे व्यापारी जो सामान बेचते हैं वो इसके हकदार हैं, और रेस्टोरेंट्स, ये कैटेगरी के लोग इसके हकदार हैं, जबकि उनका एग्रीगेट टर्नओवर, कुल सालाना टर्नओवर जो पिछले साल का था, पिछले वित्त वर्ष का था, वो 75 लाख रुपए से कम था। इसमें कुछ थोड़ी बहुत कंडीशंस हैं, बहुत मामूली कंडीशंस लगाई गई हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं इसकी, ताकि स्कीम चल सके, इसका मिसयूज़ ना हो, और वो हैं वो आगे बताएंगे। और ये जो 75 लाख की सीमा है ये लगभग पूरे देश में है, बट जो स्पेशल कैटेगरी के राज्य हैं उनको ये छूट दी गई है कि वो सीमा को 50 लाख रखें। वो ऑप्ट कर सकते हैं कि वो 50 लाख रखें तक जा सकते हैं, पर 11 में से सिर्फ 9 प्रदेशों ने 50 लाख की सीमा रखी है, जो आपके सामने है। इसमें मेनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और हिमाचल प्रदेश हैं। 2 स्पेशल कैटेगरी के राज्य हैं मैं आपको बताना चाहूँगा, उत्तराखंड एंड जम्मू एंड कश्मीर, जिनके पास ये ऑप्शन था कि वो 50 लाख का टर्नओवर रखें, बट उन्होंने ये ऑप्ट किया है कि वो एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट 75 लाख ही रखेंगे। इन 2 राज्यों में भी जो करदाता हैं उनको 75 लाख तक का लिमिट तक कंपोजिशन का फ़ायदा होने जा रहा है, वो कंपोजिशन ले सकते हैं। अब बात ये आती है कि हमने कहा कि 75 लाख की टर्नओवर जो आपका वित्तीय वर्ष, पिछले वित्तीय वर्ष का, उसके आधार पर आप इस स्कीम के हकदार होंगे, पात्र होंगे। तो इसके लिए जानना जरूरी है कि ये इस कुल जो टर्नओवर हम ले रहे हैं, जिसको हमने परिभाषित किया है एग्रीगेट टर्नओवर की तरह कानून में, ये क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो कुल टर्नओवर जो एक पैन नंबर है, मान लीजिए एक पैन जो रजिस्टर्ड है, उसका जितना भी टर्नओवर पिछले वित्त वर्ष में किया गया है उसको जोड़ा जाएगा। उसमें जब आप उस वैल्यू को जोड़ेंगे तो उसमें जो आपने कर मुक्त अगर कोई व्यवसाय किया है, कोई सामान बेचा है पिछले साल में,
तो उसको भी जोड़ा जाएगा, और जो आपने निर्यात किया होगा तो वो भी उसमें जुड़ेगा। तो इस तरह से इन सबको जोड़ लिया जाएगा। लेकिन दो चीज़ें स्पेसिफिकली लिखा गया है लॉ में कि नहीं जुड़ेंगी। जो भी आपने टैक्स पे किया है जीएसटी का, सिर्फ जीएसटी के जो भी सीजीएसटी, एसजीएसटी जो आगे आने वाले सालों में यूज़ होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी जो भी आप पे करते हैं करदाता की तरह से, वो इसमें शामिल नहीं होगा। वो आपके टर्नओवर में, कुल सालाना टर्नओवर में नहीं जाएगा। और कुछ ऐसी आपकी कुछ सामान या सेवाएं ऐसी हो सकती हैं जिसमें आपको रिवर्स चार्ज पे टैक्स भरना होता है, तो वो उसमें जो सामान और सेवाएं लेने वाला आदमी है वो रिवर्स चार्ज पे भरता है। तो ऐसा एक करदाता हो सकता है जो ऐसी सर्विसेज ले रहा हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे जीटे की सर्विस ले रहा हो। उस केस में लॉ में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसी कोई भी जो सप्लाई है जो आपने रिसीव की है जिसमें आपको रिवर्स चार्ज पे टैक्स भरना था, वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अब कंपोजिशन स्कीम में अगर आप ये सोचिए कि एक करदाता है और उसकी 4 यूनिट हैं और वो 4 यूनिट अलग प्रदेशों में रजिस्टर्ड हैं, तो उसमें क्या होगा? तो उसमें ये प्रावधान है कि कंपोजिशन स्कीम अगर एक आदमी अवेल करता है तो उसका जो पैन नंबर है उसमें आने वाले जितने भी उसके रजिस्ट्रेशन हैं सब कंपोजिशन स्कीम के अंदर आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कहूँ कि मैं एक में कंपोजिशन स्कीम लूँगा और 3 अन्य में कंपोजिशन स्कीम नहीं लूँगा, ये नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पे मेरी एक दिल्ली में इकाई है और एक उत्तर प्रदेश में इकाई है, दोनों पंजीकृत हैं, तो मुझे दोनों के लिए ही कंपोजिशन स्कीम लेना है, बिकॉज ये दोनों पंजीकृत इकाइयाँ हैं और दोनों का इवन दो दोनों प्रदेशों में अलग अलग पंजीकरण नंबर है, बट कंपोजिशन के लिए दोनों को एक साथ दिया जाएगा। और कंपोजिशन स्कीम अगर एक बार आपने ऑप्ट कर ली तो वो कंपोजिशन स्कीम में आप तब तक रह सकते हैं जब तक आपका टर्नओवर 75 लाख ना हो जाए, जिस दिन तक। और 75 लाख तक नहीं होगा तो ये स्कीम कंटिन्यू करेगी। आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपका इस साल आपने कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई किया और इस साल आप 50 लाख तक रहे, तो अगले साल भी ये आप कंपोजिशन स्कीम में चलते रहेंगे, आपको कोई अलग से इंटीमेशन देने की ज़रूरत नहीं। तो जब तक आप इसकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं इस स्कीम की, तब तक आप कंपोजिशन स्कीम में रहेंगे और बने रहेंगे, आपको कुछ और नहीं करना है उसके बाद। अब कर की दरों पे बात करें, जैसा मैंने आपको बताया था और जैसे सचिव महोदय ने बताया कि हमने ये रखा है कि छोटे करदाता उनके ऊपर कर की दर अगर कम रखी जाए तो उससे उनको फ़ायदा है और वो प्रतिस्पर्धा में बने रह सकते हैं। अब इसमें जो रेट है आप ये देखिए, 3 रेट हैं डिफरेंट कैटेगरी के टैक्स पेयर के लिए। जो उत्पादक हैं उनके लिए 2% का रेट है और ये 2% किस तरह से विभाजित होता है कि इसके 2 भाग हैं। एक जो 1% आधा भाग जो है मतलब 1% वो स्टेट के लिए जाएगा, स्टेट टैक्स के लिए होगा, और जो दूसरा 1% भाग है वो सेंट्रल टैक्स के लिए होगा। तो अगर आप सिर्फ सेंट्रल लॉ देखेंगे, सेंट्रल रूल देखेंगे तो शायद वहाँ ये रेट 1% दिखे, पर 1% स्टेट में भी दिखेगा। तो दोनों लॉ को आप पढ़ के देखेंगे तो 2% का रेट है, एक हमारे केंद्र के कानून से आ रहा है, एक उनके कानून से आ रहा है। ट्रेडर के लिए ये रेट कुल मिलाकर 1% है। इसी को उसी तरह विभाजित करेंगे जैसे मैंने उत्पादक के रेट के बारे में कहा। 0.5% जो है प्रांत का कर है और 0.5% केंद्र का कर है। उसी तरह से रेस्टोरेंट वाले के लिए ये दर 5% रखी गई है, तो रेस्टोरेंट का 2.5 और 2.5 हुआ। अब मैं आपको उदाहरण से ये दिखाऊंगा कि कितना आसान है इसमें टैक्स कैलकुलेट करना, कितनी सुविधा है और कितनी समस्याओं से बच जाते हैं जब आप कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत आप टैक्स भरते हैं। मैंने उदाहरण लिया है एक व्यक्ति जो ए है, पंजीकृत है, उसकी एक यूनिट यूपी में है और एक एमपी में है। तो हमने ये कहा कि उसका लास्ट ईयर का जो पिछले वित्त वर्ष का जो टोटल टर्नओवर था, जो एग्रीगेट टर्नओवर हम बोल रहे हैं, कुल सालाना टर्नओवर, वो 55 लाख था और उसकी जो 2 यूनिट है उनका इस साल के पहले क्वार्टर में, पहली तिमाही में 20 लाख का टर्नओवर था। अब इसका मतलब यह है कि अगर वो पिछले साल 55 लाख से कम था तो वो कंपोजिशन के लिए एलिजिबल था, बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा कि 75 लाख के टर्नओवर तक अब पिछले वित्त वर्ष में आप एलिजिबल हैं। सो ये जो व्यक्ति है ए, ये टर्नओवर के लिए एलिजिबल है
और इसका क्योंकि पिछले तिमाही में ये लिमिट से नीचे रहा है, 20 लाख का टर्नओवर था, तो ये इस बार भी हकदार है, इसकी कंपोजिशन स्कीम चलती रहेगी। अब इसकी 2 इकाइयों में टोटल टर्नओवर 15 लाख है, इसका 2%, बिकॉज ये उत्पादक है, ये ट्रेडर नहीं है, उत्पादक है, तो 2% टैक्स भरेगा, 30,000 का टैक्स सिंपल सा कैलकुलेट हुआ। और वो दोनों राज्यों में, जिसमें 5 लाख का टर्नओवर है, यूपी में वहाँ 10,000 भरा जाएगा और दूसरे राज्य में 20,000 भरा जाएगा। अब ये 10,000 विभाजित हो जाएगा केंद्र और प्रांत में, उसी तरह 20,000 भी केंद्र और प्रांत में विभाजित होगा। अब आप ये देखिए कि इस प्रक्रिया से कितना सरल हो गया। आपको कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं कि आपका क्लासिफिकेशन क्या है, आपका गुड्स क्या है, आपने जो गुड्स बेचे उनका रेट क्या था। आपने सिर्फ एक टर्नओवर जोड़ा और साधारण तरीके से टैक्स लगा दिया, तो आपकी सभी समस्याओं का समाधान जो आपको रिटर्न में करनी पड़ेंगी, कंप्लायंस में करनी पड़ेंगी, रिकॉर्ड में करनी पड़ेंगी, उसका समाधान हुआ। तो ये तो रही बात उन लोगों की जो एलिजिबल थे और उनको कैसे टैक्स कैलकुलेट करना था। पर कुछ तरह के करदाता इस स्कीम से बाहर रखे गए हैं। पहले तो जो दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, उसमें हमने रेस्टोरेंट को तो इंक्लूड किया है, रेस्टोरेंट में कंपोजिशन स्कीम है। पर सेवा प्रदाता के अलावा रेस्टोरेंट के अलावा जो भी सेवा प्रदाता हैं वो इस स्कीम के अभी बाहर हैं, और इनको कानून से ही बाहर रखा गया, एक्ट में है, एक्सक्लूजन है। उसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो ऐसा सामान बेचते हैं जो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है, जैसे कि मान लीजिए लिकर है फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, वो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो वो इस स्कीम का हकदार नहीं है। या एक ऐसा व्यक्ति जो इंटर स्टेट सेल करता है, जैसे कि मैं दिल्ली में पंजीकृत हूँ और मैं उत्तर प्रदेश में माल बेचना चाहता हूँ या हरियाणा में माल बेचना चाहता हूँ या बेचता हूँ, तो मैं इस स्कीम का हकदार नहीं रहता। या फिर मैं एक ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू ऐसा सामान बेचता हूँ जिसमें कॉमर्स पोर्टल को टीसीएस काटना हो। अभी वो प्रावधान लागू नहीं किया गया है, बट टीसीएस का प्रोविज़न है। तो मानिए कि मैं फ्लिपकार्ट से सामान बेचता हूँ और उस पर फ्लिपकार्ट टीसीएस काटता है, ऐसी सेल करने वाले व्यक्ति भी इस कंपोजिशन स्कीम के बाहर हैं। कुछ उत्पादक बाहर हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 ही तरह के उत्पाद हैं, एक आइसक्रीम और पान मसाला और टबैको प्रोडक्ट्स। सिर्फ यही उत्पादक, जैसे मैंने कहा था कि ज़्यादा नहीं, इसी कैटेगरी उत्पादक, बाकी सभी तरह के उत्पादक जो हैं वो इसके स्कीम के अंतर्गत आते हैं, ये उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप कैजुअल टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए, नॉन रेजिडेंट नहीं होने चाहिए। इस कैजुअल का मतलब हुआ कि आप किसी प्रदेश में थोड़े दिन के लिए आए हैं और थोड़े दिन के बाद व्यापार करके वापस जाने वाले हैं, वो नहीं है। या आप भारत के बाहर से भारत में आए हैं और यहाँ व्यापार करके जाने वाले हैं, तो उस तरह के नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल करदाता भी इसके हकदार नहीं हैं। अब कुछ कंडीशंस हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं ऐसे करदाताओं पर कि क्या करना है उनको, और इन कंडीशंस को फुलफिल जो वो कर लेते हैं, इनके क्रियान्वयन कर पाते हैं, इनको कर लेते हैं, तो वो इसके हकदार हैं। और इसमें पहला ये है कि अगर आप मान लीजिए आज कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं नए वाले में, बिकॉज जीएसटी नया आया है, उसमें आने के समय आप इस स्कीम में जाना चाहते हैं, तो इस दिन जो भी आपका टैक्स है, जो भी स्टॉक है जो आपने अपंजीकृत करदाता से लिया है, उस पर आपको टैक्स भरना है। इसके लिए आप एक छोटी सी डिक्लेरेशन देंगे, इंटीमेशन देंगे, इनफैक्ट वो इंटीमेशन है। और अगर ऐसा स्टॉक है, अगर नहीं है तो बिल्कुल ठीक है, तब आप सिर्फ अपना इंटीमेशन देंगे स्टॉक की, और अदरवाइज आपको इस पर टैक्स भरना है अगर ऐसा स्टॉक आपके पास है। आप आईटीसी लेने के हकदार नहीं होंगे जो कंपोजिशन स्कीम ले रहे हैं। और जो भी इनवर्ट सप्लाई, जैसा हर पंजीकृत करदाता को करना है, इनवर्ट सप्लाई जो अनरजिस्टर्ड परचेज पर्सन से आ रही है, 5,000 से ज़्यादा है एक दिन में, तो आप उसमें टैक्स भरेंगे। और जो रिवर्स चार्ज की सप्लाई है, जैसे जीटीए है या आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया, उस पर टैक्स भरेंगे। पर आप कोई टैक्स कंपोजिशन के नाम पर नहीं लेंगे। ये जो कंपोजिशन स्कीम में जो भी करदाता है वो इसका कंपोजिशन टैक्स अपने बिल ऑफ सप्लाई में नहीं दिखाएगा। उसको इनफैक्ट अपने बिल ऑफ सप्लाई में स्पेसिफिकली विशेष रूप से दिखाना है कि वो लिखना है कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है और टैक्स कलेक्ट करने का हकदार नहीं है।
इसी तरह से उसको अपनी हर प्रीमिसेस में जहाँ भी वो प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करता है चीज़ों को, नोटिस को, वहाँ उसको लिखना है कि वो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो लोग जानना चाहते हैं कि आप कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, वो जान पाएंगे कि आप कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहूँगा, इसमें थोड़ा विस्तृत रूप से समझाऊँगा। देखिए, कंपोजिशन डीलर जो है उससे तो हम 1% लमसम या 2% लमसम ले रहे हैं। उनके साथ रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो भी माल वो खरीदेंगे, चाहे इनपुट हो चाहे बेचने के लिए जो माल खरीदा उन्होंने, वो दोनों पे टैक्स भर के उसके पास आ रहा है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका नहीं ले पाएंगे। इट इज़ ए लमसम टर्नओवर टैक्स, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको मिलेगा नहीं जो माल खरीदा है वो। दूसरा कि जो माल बेचेंगे उसकी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट किसी और को मिलेगी नहीं, क्योंकि वो तो पूरा टैक्स भर नहीं रहे, वो तो 1% या 2% लमसम भर रहे हैं। तो वो जो 1% या 2% टैक्स भी भर रहे हैं कंपोजिशन वाले, उसकी क्रेडिट भी दूसरे किसी को मिल नहीं सकती, क्योंकि वो ओवरऑल टैक्स है। सो ये बात ध्यान में रखनी है। और क्योंकि वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति से, कंपोजिशन वाले ने जिसको भी माल बेचा उससे वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। जो टैक्स टर्नओवर टैक्स बनना है वो उसको खुद को बनना है, वो 1% या 2% दूसरे से ले नहीं सकते। तो उनको इनवॉइस के बदले में बिल ऑफ सप्लाई देना है। मान लो अगर कोई रिटेलर है जो कंपोजिशन स्कीम में है, तो एक तो जैसे बताया कि एक बोर्ड लगाना है कि मैं कंपोजिशन स्कीम में हूँ, और उससे ग्राहक को पता चलेगा कि भाई इनके पास से मेरी अपेक्षा ये नहीं होनी चाहिए कि वो इनवॉइस मुझे दे। इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई में मेन डिफरेंस ये है कि इनवॉइस में एग्जैक्ट टैक्स अमाउंट भी दिखानी पड़ती है कि भाई माल की कीमत 100 रुपया है, उसके ऊपर 12% के हिसाब से 12 रुपया टैक्स है, और आपका टोटल बिल हुआ 112 रुपया। ये इनवॉइस बोलते हैं इसको। और बिल ऑफ सप्लाई में ये नहीं होता। बिल ऑफ सप्लाई में 112 रुपया कुल मिला के मैं आपको बिल ऑफ सप्लाई दे दूँ, इस तरह का डिस्टिंक्शन है। तो कंपोजिट वाले के पास अगर आप माल खरीदने जाते हैं ग्राहक लोग, तो ये अपेक्षा ना करें कि मुझे टैक्स अलग से दिखा के बिल दे, वो नहीं दे पाएगा, बिकॉज उसको भरने का ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये मुझे पूछ रहे हैं, हम लोगों को एक बार पहले भी मैंने ये बताया था कि अगर कंपोजिशन डीलर सिर्फ 1% ले रहा है और रेगुलर डीलर 12% ले रहा है, तो ये 12% का उसको आप जो फ़ायदा करा रहे हो वो किसके पास जाता है? ग्राहक को मिलता है, या उसको कीमत घटाना चाहिए या नहीं घटाना चाहिए? सवाल है कि नहीं, उसके पास जो माल आया उसके ऊपर टैक्स भर के आया है, और उसकी खुद की जो प्रॉफिट है उसके ऊपर हम टैक्स नहीं ले रहे, उसके बदले में लमसम ले रहे हैं। उसको रिटर्न फाइल करने की झंझट से बचाने के लिए हर महीने रिटर्न नहीं फाइल करना पड़े, और 3 महीने में सिर्फ एक सिंपल रिटर्न फाइल करना पड़े, उसके लिए हमने ये सुविधा दी है। लेकिन उसके पास जो माल खरीद के आया है उसके ऊपर तो टैक्स भरा है ऑलरेडी। मान लो 100 रुपये का माल उसके ऊपर टैक्स चढ़ के उसके पास आया, उसके बाद उसने 110 रुपये में बेचा, तो सिर्फ 10 रुपये का उनका खुद का जो प्रॉफिट है उसके ऊपर हम टैक्स नहीं ले रहे हैं, राइट। बट उसके बदले में उसको ये कह रहे हैं कि भाई आप 1% टोटल टर्नओवर का 110 का 1% आप भर दो। सो करीब करीब उतना ही अमाउंट आ जाएगा कि जो नॉर्मल टैक्स वाले भी भरते हैं। सो लोगों को ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि कंपोजिशन वाले को 1% आप ले रहे हो तो मुझे टूथपेस्ट में से 18% कम करके टूथपेस्ट बेचे, क्योंकि टूथपेस्ट जब मैन्युफैक्चरर ने उसको बेची, मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को, होलसेलर ने रिटेलर में, तो उसके ऊपर हर स्टेज पे टैक्स पे करके ही आया है, इसलिए वो अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। ओके, धन्यवाद सर। कंपोजिशन स्कीम व्यवस्था के क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या अनुपालन करना है आपको, कैसे ये करना है, इस स्लाइड में हम आपको ये बताएंगे। अब इसमें हम मान के चलें 3 तरह के लोग हैं। एक वो लोग जो आज वैट में करदाता हैं, हमारे सेंट्रल एक्साइज में करदाता हैं, ऐसे उत्पादक हैं, और ये माइग्रेट हुए हैं ऑटोमेटिकली जीएसटी आने के बाद, इनको माइग्रेट किया गया है। तो इनको कैसे कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई करना है, कैसे ये उसके पात्र बन सकते हैं, तो ये इसके पात्र बनने के लिए इनको एक इंटीमेशन देना है। वो फॉर्म CMP 01 में है।
तो ये कहा गया है कि जो अपॉइंटेड डेट है जिस दिन से ये प्रावधान आया उसके 1 महीने तक आप दे सकते हैं। और ये CMP 01 अब चालू है, परसों से इसको चालू कर दिया गया है। तो जो भी माइग्रेट हो गए हैं तो उनको वेबसाइट gst.gov.in पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो उनको वहाँ एक टैब दिखेगा जिसमें ये लिखा होगा कि आप कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप क्लिक करें। वो CMP 01 फॉर्म है, आप उसमें क्लिक करें और जो डिटेल देनी है वो आप डिटेल भरें, तो आप इसके पात्र हो जाते हैं। ऐसा करने पर आप पहले दिन से, जो जब से GST लागू हुआ तब से आप इसके पात्र हो जाते हैं, तब से आप पर कंपोजिशन स्कीम लग जाती है। अब इसमें छोटी एक रिक्वायरमेंट ये है कि आप, क्योंकि हमने कहा कि स्टॉक से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, तो आपने अनरजिस्टर्ड से खरीदा या जो आपका स्टॉक है तो उसकी एक डिक्लेरेशन करनी है, वो फॉर्म CMP 03 में करनी है। पर उसके लिए आपके पास टाइम है। उसके लिए आप, अगर आज आपने इसके लिए इंटीमेशन दे दिया CMP 01 में, तो 60 दिन तक आप CMP 03 दे सकते हैं। तो उसके लिए टाइम है, तो आप स्टॉक बताएंगे तब CMP 03 में। अब ये तो रही जो करदाता माइग्रेट हुए, पर ऐसे करदाता जो नए हैं, जो GST आने के बाद रजिस्टर हो रहे हैं, उनके लिए क्या प्रावधान है? उनके लिए ये प्रावधान है कि जब वो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जो रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है जब वो भरते हैं, उसके पार्ट B के समय ही उनसे पूछ लिया जाएगा कि क्या आप कंपोजिशन लेना चाहते हैं। आपके पास ऑप्शन है, तो आप उसमें भरें कि आप कंपोजिशन लेना चाहते हैं, तो आप कंपोजिशन के हकदार बन जाते हैं। कब से बनते हैं? जब से आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा। वो आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कब से इफेक्टिव है, और तब आप इसके हकदार बन जाते हैं। अब अगले साल क्या होगा? मान लीजिए इस साल वो एक नॉर्मल करदाता है, पर वो अगले साल कंपोजिशन स्कीम में आना चाहेगा, वो कैसे लेगा? तो उनको वित्त वर्ष के शुरुआत से पहले, मतलब आप इस कंपोजिशन स्कीम का अभी तो बिकॉज GST आया है तो अभी हम दे रहे हैं, अगले साल से वित्त वर्ष के शुरुआत से ही आपको ये कंपोजिशन स्कीम लेनी होगी। तो उसके लिए आपको ऐसे करदाता जो नॉर्मल टैक्स भर रहे हैं अभी, वो उस समय CMP 02 फॉर्म भरेंगे वित्त वर्ष के शुरुआत होने से पहले, और तब बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से उनको ये इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और वो कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं। अगर हम रिटर्न फाइलिंग की बात करें तो चूँकि इनकी प्रक्रिया और अनुपालन बहुत सरल है, तो इनका रिटर्न भी बहुत सरल है, बिकॉज इसमें ऐसी कोई इशू नहीं है कि वो ITC ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, क्रेडिट, उस तरह से अगर आप देखें तो उनका अनुपालन आसान हो जाता है। तो उनका एक रिटर्न बहुत सिंपल है और वो क्वार्टरली है। ये रिटर्न हर तिमाही के ख़त्म होने के बाद जो अगला महीना आएगा उसकी 18 तारीख तक भरना है। से फॉर एग्जांपल जुलाई और सितंबर का उदाहरण लें, तो जुलाई से सितंबर तक का एक जो क्वार्टर है, इसका रिटर्न 18 अक्टूबर तक भरना होगा और उसी के साथ टैक्स भी भरना होगा। तो तिमाही रिटर्न और तिमाही टैक्स पेमेंट। कंपोजिशन स्कीम से अगर मान लीजिए आप कंपोजिशन स्कीम में और बाहर निकलना चाहते हैं, तो ये संभव है कि आप कभी भी कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकल सकते हैं। उसके लिए आपको CMP 04 फॉर्म भरना है। और अगर आप 75 लाख से ऊपर चले जाते हैं तो भी आपको CMP 0 फॉर्म भरना है। अब हम आते हैं, ये कंपोजिशन स्कीम के बारे में हमने आपको बताया। अब हम आते हैं पार्ट B में, जो अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स के बारे में। अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मैंडेटरी है या बहुत सारे रिकॉर्ड रखने हैं। तो हम सिर्फ ये बताना चाहेंगे संक्षिप्त में कि अकाउंट्स और रिकॉर्ड की जो रखने का जो प्रावधान किया गया है बहुत सरल है। इसमें आपको वही रिकॉर्ड रखने हैं जो नॉर्मली एक करदाता या एक आदमी जो व्यापार कर रहा है वो नॉर्मली रखता है। कुछ मामूली सी रिक्वायरमेंट बढ़ सकती हैं, बट अदरवाइज ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं कहा गया। और वो भी आप अपने परफॉर्मा रखिए, कोई परफॉर्मा नहीं है, कोई ये नहीं बताया गया किस तरह रखा जाएगा। आप एक प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर का रिकॉर्ड रखेंगे कि आपने कितना सामान आया गया, कितना यूज़ किया, किससे लिया, और क्रेडिट नोट डेबिट नोट क्या इशू किए। सिमिलरली आप स्टॉक का एक रिकॉर्ड रखेंगे कि स्टॉक जो आपका सामान है, इनपुट है, वो कितना आपके पास आया, यूज़ हुआ, कुछ लॉस्ट हुआ तो उसकी डिटेल, कहाँ आप रख रहे हैं, थोड़ा सा अगर प्रिंसिपल प्लेस के बाहर रख रहे हैं तो वो भी आपको बताना होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट का डिटेल आप बताएंगे कि कैसे आप कितना इनपुट आप यूज़ कर रहे हैं, कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट है। सिमिलरली आउटपुट टैक्स की डिटेल आप रखेंगे। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो हर करदाता रखता है। और एक की एडवांस, अगर आप किसी जो आप सप्लाई करने वाले हैं उसके लिए अगर आप कोई एडवांस लेते हैं, एडजस्ट करते हैं सप्लाई होने पर, उसका आपको रिकॉर्ड रखना होगा।
कंपोजिशन के लिए जैसा मैंने बताया, अगर आप कंपोजिशन की बात करें तो सामान्य करदाता के मुकाबले उसका काम बड़ा आसान हो जाता है, बिकॉज उसके पास इनपुट क्रेडिट का सिस्टम नहीं है, उसके पास स्टॉक भी उसको उस तरह से नहीं रखना है, बिकॉज वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले रहा है। तो उस तरह की उसके लिए प्रक्रिया सरल की गई है, लिखा गया है कानून में कि उसको ये रिकॉर्ड नहीं रखने होंगे। वेयर हाउस, गोडाउन ऑपरेटर और ट्रांसपोर्टर, ये जो सामान के साथ डील करते हैं, जो ट्रांजिट में सामान होता है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, रखा जा रहा है, तो उनको ये कहा गया है कि वो कंसाइनर, कंसाइनी, मूवमेंट और डिलीवरी और स्टोरेज का रिकॉर्ड रखेंगे। एक एजेंट जो है, जो प्रिंसिपल का एजेंट है, वो भी ये रिकॉर्ड रखेगा कि उसको किस प्रिंसिपल ने ऑथराइज किया है, और उसमें रिसीट और सप्लाई जो प्रिंसिपल के बिहाफ में वो कर रहा है उसका रिकॉर्ड रखेगा। उसी तरह से एक C&F एजेंट भी उस सामान का रिकॉर्ड रखेगा जो उसके पास रहता है आवाजाही के समय में, मूवमेंट के समय में, और वो जो गुड्स हैंडल कर रहा है अपने प्रिंसिपल के बिहाफ में। जैसा मैंने बताया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखना सफिशिएंट है, पर्याप्त है, बट आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ही रखने हैं, आप मैनुअली भी रिकॉर्ड रख सकते हैं। और मैनुअली रिकॉर्ड रखना है तो सीरियल नंबर रखना है, ऐसी जगह रखना है जिससे वो रिलेटेड है, उस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में रखना चाहिए, वहाँ पर एक्सेसिबल होना चाहिए। अब रिकॉर्ड जो रखना है उसकी अवधि रखी गई है 6 साल फ्रॉम दी ड्यू डेट, जो जब आपको सालाना एक रिटर्न फाइल करना है, उसकी सालाना रिटर्न आप 31 दिसंबर अगले वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर तक फाइल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 17-18 का अगर सालाना रिकॉर्ड है तो 31 दिसंबर 18 तक वो भरना है, तो वहाँ से आप 6 साल गिने तब तक ये रिकॉर्ड रखने हैं। और ये भी प्रावधान किया गया है कि कमिश्नर चाहे तो कुछ जहाँ बहुत ही ज़रूरी हो जाए तो वो कुछ चेंज कर सकते हैं, कुछ अलग रिकॉर्ड रखने का आप की सुविधा दे सकते हैं। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेपरेट रिकॉर्ड रखना है, स्पेशल प्रोविजन रखा गया है कि रिसीट, सप्लाई किसके लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसका डिटेल रखें। और ऐसा जो रिकॉर्ड आप रखते हैं वो आपको डिमांड पे देना है, अदरवाइज आपको देना नहीं है, आपके पास ही रहेगा रिकॉर्ड, आप मेंटेन करिए, सिर्फ डिमांड पे देना है। अब अगर आप बड़े करदाता हैं और आप एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हैं, जो कि अभी 2 करोड़ रुपए है, अगर उस लिमिट में हैं और आप रिकॉर्ड रखते हैं, आपके सारे रिकॉर्ड आपको ऑडिट कराने हैं, और जो ऑडिटेड रिकॉर्ड है उसकी एक कॉपी विद रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आपको देनी है जो स्पेसिफाइड है। तो रिकॉर्ड के बारे में इतना ही। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में सिर्फ मैं ये बताना चाहूँगा, अगर जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखें उसकी प्रक्रिया भी बहुत सरल है, आपको अपने पास रखने हैं ऑथेंटिकेटेड फॉर्म में, और ये इस तरह से आपको रखने और संभालने हैं कि अगर मान लीजिए कोई आपात स्थिति में रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाए तो उनको रिस्टोर किया जा सके, ये आपको इंश्योर करना है, और वो भी रीजनेबल टाइम में। और आप ऐसी स्थिति में हो कि डिमांड करने पर आप इस रिकॉर्ड को दे पाएँ, और जब आप रिकॉर्ड देंगे तो आपको फिर अगर पासवर्ड रखा है या कुछ कोड यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए, या उनका एक्सप्लेनेशन है, वो आप बताएंगे। सो ये इस तरह से आप देखें तो रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया अत्यंत सरल है। आपके रिकॉर्ड हैं, आप रखेंगे, और जब डिमांड होगा तब हमको देंगे। उसका कोई परफॉर्मा नहीं रखा गया है, एक्सेप्ट फॉर सर्टेन ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट, जहाँ कुछ एक परफॉर्मा छोटा सा रखा गया, बाकी कहीं कोई परफॉर्मा नहीं है। धन्यवाद का इस प्रेजेंटेशन के लिए। अब हम सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, क्योंकि इस वक्त भी सर ट्विटर पे इस कार्यक्रम को देखते हुए लाइव सवाल लोग कर रहे हैं, कंपोजिशन स्कीम के साथ ही जुड़े हुए सवाल हैं, वो भी हम रखना चाहेंगे। उससे पहले जो कन्फ्यूजन्स हैं ट्रेडर्स के मन में, उनको भी दूर करने के लिए पहला सवाल ये है कि अगर अलग अलग स्टेट्स में मेरे 3 अलग अलग स्टेट्स में 3 अलग अलग यूनिट्स हैं, तो क्या मैं अलग अलग कंपोजिशन स्कीम का फ़ायदा उन तीनों यूनिट्स के लिए लूँगा? उसके लिए क्या प्रावधान है? जैसे बताया उन्होंने कि अलग अलग स्टेट में अगर आपके यूनिट है उसी पैन नंबर से जुड़े हुए, तो तीनों का कंबाइंड टर्नओवर देखा जाएगा। सो अगर 3 स्टेट में मिलके 75 लाख से ज़्यादा है तो फिर आप एक भी स्टेट में अपना टर्नओवर, अपना कंपोजिशन का बेनिफिट नहीं ले सकते। जी, अगला सवाल एक पेट्रोल पंप डीलर का है। वो ये जानना चाह रहे हैं कि वो अपने प्रेमाइसेस से कुछ ग्रॉसरी सामान भी बेचते हैं, उनकी एक दुकान भी है, लेकिन उसका टर्नओवर 75 लाख से कम है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो क्या वो कंपोजिशन स्कीम का फ़ायदा लेंगे? उनके जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि आप कंपोजिशन जो स्कीम है आपके लिए अप्लाई नहीं होगी। सही कर रहे हैं, बिकॉज जैसे बताया कि टर्नओवर की डेफिनेशन में एग्जेम्प्ट सप्लाई एज वेल एज टैक्सेबल सप्लाई दोनों को जोड़ के लिमिट देखना है। तो अगर आप पेट्रोल पंप में पेट्रोल मान लो साल में 1 करोड़ रुपए का बेच रहे हैं और साथ साथ 20 लाख रुपए का इंजन ऑयल भी बेच रहे हैं, तो फिर इंजन ऑयल के लिए आपको
कंपोजिट स्कीम नहीं मिल सकती, आपको उसके लिए अलग से रजिस्टर ही कराना पड़ेगा, कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल सकता। जी, अगला सवाल कंपोजिशन स्कीम में यह है कि अगर मैं ऑप्ट करता हूं इस स्कीम के लिए तो क्या मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ किया जाएगा जो मैं सप्लाईज़ पे करता हूं, और अगर मैं वो सप्लाईज़ अनरजिस्टर्ड एंटिटीज़ से लेता हूं तो क्या मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? देखिए, जैसे बताया कि पहला प्रिंसिपल ये है कि क्रेडिट आप नहीं ले सकते, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये लमसम टैक्स है। और दूसरा सिद्धांत ये है कि जो भी माल कंपोजिट डीलर बेचेगा वो टैक्स पेड होगा। तो ला कहीं से भी सकता है, कंपोजिट डीलर दूसरे स्टेट में माल नहीं बेच सकता, इंटरस्टेट सेल नहीं कर सकता, लेकिन इंटरस्टेट परचेस कर सकता है। लेकिन वो दूसरे स्टेट में से जो माल आया वो टैक्स पेड होना चाहिए। उसी तरह से कंपोजिट डीलर अनरजिस्टर्ड डीलर से भी खरीद सकता है, लेकिन अनरजिस्टर्ड डीलर से लेने के टाइम रजिस्टर्ड डीलर वो खुद है कंपोजिट डीलर, तो उसको चुकाना है वो जो टैक्स है वो अनरजिस्टर्ड के बदले में, तो रिवर्स चार्ज में उसको चुकाना है और वो अपने पास रखना है। और क्योंकि वो कंपोजिशन में है उसकी फिर क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। सर, अगला सवाल यह है कि जो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हैं क्या वो कस्टमर से टैक्स वसूल सकते हैं, और एक कस्टमर के तौर पर क्या कंपोजिशन स्कीम वाले के पास जाना सस्ता होगा? बिल्कुल नहीं, जैसे मैंने समझाया पहले भी कि जो कंपोजिट डीलर है उसको अपना बोर्ड दिखाना है अपनी दुकान में कि भाई मैं कंपोजिट डीलर हूँ, और फिर उसको टैक्स इनवॉइस में टैक्स की डिटेल नहीं लगानी है और टैक्स अलग से वसूल नहीं करना है। जो टोटल प्राइस ऑफ द कमोडिटी है उतना ही उसको वसूल करना है, उसमें टैक्स की अलग डिटेल नहीं दिखाना है, ना ही वसूल करना है। वो टोटल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, क्योंकि उसको जो माल की कीमत पड़ी वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस ही है, उसने जब खरीदी तब टैक्स पे कर दिया है रिटेलर ने, तो इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस जो है वही आपको ग्राहक से प्राइस लेना है वो। और ये मानना बिल्कुल गलत है कि क्योंकि वो कंपोजिट डीलर है और 1% चुका रहा है इसलिए जो टैक्स पे नहीं कर रहा है, वो गलत है। क्योंकि उसने जिस आदमी से, जिस होलसेलर से माल लिया उसके ऊपर टैक्स पे किया है, इसलिए टैक्स पे करके ही माल आया है। सिर्फ उनके अपने प्रॉफिट के ऊपर, रिटेलर का जो अपना जो वैल्यू एडिशन है, प्रॉफिट है, उसके ऊपर हम टैक्स कोई परसेंटेज के हिसाब से नहीं ले रहे, लेकिन लमसम टोटल टर्नओवर के ऊपर ले रहे हैं। जी, चूँकि ये कंपोजिशन स्कीम छोटे कारोबारियों के लिए है, और जो छोटे कारोबारी हैं वो बहुत सारे अनरजिस्टर्ड डीलर के साथ भी कारोबार करते हैं जिनके जो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी के तहत, तो क्या वो उनसे सामान खरीद सकते हैं जैसा कि पहले किया करते थे? नहीं, वो कर सकते हैं, लेकिन रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा कंपोजिशन डीलर को। अनरजिस्टर्ड डीलर से कंपोजिशन डीलर माल खरीद कर सकते हैं, लेकिन रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने की लायबिलिटी कंपोजिशन डीलर की आएगी, और क्योंकि वो कंपोजिशन में है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता। जी, एक सवाल शायद पहले था जो 3 राज्यों में 3 अलग अलग यूनिट्स हैं, उसी से जुड़ा सवाल ये है कि क्या किसी एक यूनिट, तीनों में से किसी एक यूनिट के लिए कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया जा सकता है? एक ही पैन नंबर के ऊपर एक राज्य में एक से ज़्यादा यूनिट है तो उसका भी टोटल टर्नओवर गिना जाएगा। एक ही पैन नंबर के ऊपर एक से ज़्यादा राज्य में भी अगर उनके यूनिट है तो उनका भी टोटल टर्नओवर गिना जाएगा, और वो सब यूनिट का अगर 75 लाख से ज़्यादा है तो फिर वो एक भी यूनिट में कंपोजिशन का लाभ नहीं ले सकता। ठीक है ना? अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल ये है सर कि अगर किसी ने कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट किया है और उनको साल के दौरान किसी दूसरे राज्य से एक मौका मिलता है अपनी गुड्स को सप्लाई करने का, तो क्या वो मौका गंवा दें, उनको सप्लाई ना करें? नहीं, वो अपने GSTN नंबर से तो किसी और स्टेट में सप्लाई नहीं कर सकता हूँ, उसको तो फिर बदलना पड़ेगा। CMP 4 में ऑप्शन दे के कंपोजिशन से बाहर निकल जाए और उसके बाद वो रेगुलर रजिस्ट्रेशन करा के भी व्यापार कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि रेगुलर स्कीम में व्यापार करना भी इतना मुश्किल नहीं है। हमने जिस तरह से स्कीम बनाया है, आप अपना टोटल टर्नओवर चाहे कितना भी हो, अगर आप रजिस्टर करा लेंगे तो काफ़ी सुविधा होगी, क्योंकि महीने में एक बार ही आपको रिटर्न भरना है उसमें भी। और उसमें भी जो B2C है, B2C को इन्वॉइस वाइज डिटेल भी रिटर्न में नहीं दिखानी है, टोटल सप्लाई की डिटेल दिखानी है। तो सिर्फ इतना ही फ़र्क पड़ रहा है कि भाई कंपोजिट वाला जो है वो 3 महीने में एक बार अपनी टोटल सेल्स की डिटेल रिटर्न में दिखा रहा है, और जो रेगुलर रिटर्न फाइल कर रहा है, जो कि रेगुलर स्कीम में इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले सकता है और टैक्स भी चार्ज कर सकता है, वो रेगुलर पर्सन जो है उसको महीने में एक बार करना है, लेकिन टोटल सप्लाई की डिटेल दिखानी है समरी में। सो इस तरह से वो रेगुलर रजिस्टर कराना भी बेहतर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आप इंटर स्टेट सप्लाई भी कर सको, विद इन द स्टेट ऑल्सो सप्लाई कर सको,
और आसान प्रक्रिया है। और फिर से एक प्रैक्टिकल सवाल कि वित्तीय वर्ष के दौरान अगर 3 महीने तक मान लीजिए पहला रिटर्न किसी ने कंपोजिशन स्कीम के तहत दिया, लेकिन उसके बाद अचानक उनका टर्नओवर बढ़ गया, तो मान लीजिए दिसंबर के बाद उनका टर्नओवर बढ़ गया और वो रेगुलर स्कीम के तहत आते हैं, तो फिर क्या उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलेगा? वो कंपोजिशन स्कीम के तहत कैसे उसका फ़ायदा उठाएंगे? नहीं, जितना माल कंपोजिशन स्कीम में बेच दिया उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। बाकी जो स्टॉक पड़ा है उसके ऊपर वो बाकी 3 महीने के लिए जब रेगुलरली रजिस्टर करता है, तो अगर वो टैक्स पेड माल है तो उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। बाकी जो माल बेचने के लिए अभी बाकी है, मान लो किसी ने शुरुआत किया कंपोजिशन से, 3 महीने में ही 75 लाख से ऊपर चला गया, तो उसको तुरंत ऑप्शन दे देना है कंपोजिशन में से बाहर आने का और रेगुलर स्कीम में आना है। उस महीने से उसकी रेगुलर लायबिलिटी होगी और उस जो पीरियड है उसके दौरान जो माल बेच रहे हैं वो टैक्स पेड होना चाहिए और उसकी फिर आप क्रेडिट ले सकते हैं। जी, और रिकॉर्ड कीपिंग के लिहाज से एक सवाल यह है कि क्या जो आम जीएसटी टैक्स पेयर है उसी की तरह सेल्स और परचेज दोनों का ही रिकॉर्ड जो कंपोजिशन डीलर्स हैं उनको भी रखना होगा, और कितना फ्रिक्वेंटली ये जो टैक्स है वो अदा करना होगा? देखिए, कंपोजिशन डीलर को सेल और परचेज का रिकॉर्ड तो इसलिए रखना होगा कि जो अनरजिस्टर्ड परचेजेस वो कर रहा है, अपंजीकृत डीलर से वो कर रहा है, उसको टैक्स भरना है। तो नॉर्मली सेल एंड परचेज का रिकॉर्ड सभी करदाता रखते हैं, इसलिए उसको भी रखना है। बट उनको उसके आईटीसी के रिकॉर्ड के हिसाब से हिसाब किताब नहीं रखना है कि कितना आईटीसी लिया गया, कितना सामान जिसको आईटीसी मिलना था, वो सब स्टॉक उस तरह से नहीं रखना है और स्टॉक का भी उस तरह से डिस्पोजल नहीं देना है। तो उन दो बड़ी रिकॉर्ड से वो बच जाता है। लेकिन आवक और जावक जो भी सामान ला रहा है वो और जो भेज रहा है, दोनों का रिकॉर्ड उसको रखना है। वो तो वो बिल ऑफ सप्लाई करेगा तब भी उसमें भी लिखेगा। और जहाँ तक टैक्स की बात है वो हम प्रेजेंटेशन में बता चुके हैं कि टैक्स जो है वो क्वार्टरली भरना है और क्वार्टर के एंड होने के बाद उसके अगले महीने की 18 तारीख तक भरना है। जी, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब वर्कर्स के लिए क्या प्रोविजंस हैं? अगर कोई जॉब वर्क करता है तो क्या उसको कंपोजिशन स्कीम का फ़ायदा उठा सकता है? जॉब वर्क एक सर्विस है, तो सर्विस के लिए जैसे बताया कि रेस्टोरेंट के अलावा कोई भी सर्विसेज जो है वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं आती है। सो इज दैट करेक्ट? या सो अगर जॉब वर्क सिर्फ करा रहा है वो सर्विस मानी जाती है। सर्विस के ऊपर आपको 20 लाख से ऊपर रेगुलर रजिस्ट्रेशन लेके सर्विस टैक्स भरना पड़ेगा। जी, मतलब 20 लाख तक का जो एग्जम्प्ट कैटेगरी है उनके लिए है, लेकिन कंपोजिशन स्कीम है वो सर्विसेज के लिए नहीं। 20 लाख का जो एग्जम्पशन लिमिट है वो सर्विस वाले को भी उपलब्ध है। 20 लाख का एग्जम्पशन लिमिट सर्विस वाले को भी उपलब्ध है। 20 लाख तक की अगर आप सर्विस दे रहे हैं, टर्नओवर आपका 20 लाख है तो। अब एक रेस्टोरेंट से सवाल आया है कि चूंकि आपने आइसक्रीम को एग्जाम कैटेगरी में रखा है कंपोजिशन स्कीम पे, वो छोटी क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करते हैं आइसक्रीम, तो क्या वो कंपोजिशन का लाभ बिल्कुल नहीं ले सकते हैं? वो तो बताया गया कि कोई आइसक्रीम एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग है कि जो हर घर में हो सकता है। तो ऐसा पॉसिबल है कि आइसक्रीम वाले 75 लाख वाले 5 यूनिट भी बना सकते हैं। सो इसीलिए वो आइसक्रीम को जानबूझ के उसमें नहीं रखा है, वो उससे बाहर है। जी, कंपोजिशन स्कीम से जुड़ा कोई भी सवाल अगर यहाँ पर बैठे दर्शकों में कोई भी करना चाह रहा है तो उसका स्वागत है। प्लीज़ माइक्रोफोन दे दें। इस बीच हमारे पास ट्विटर से भी सवाल आ रहे हैं। अंजलि बड़तेजा जी जानना चाह रही हैं कि मेरे पास स्टॉक जो है वो 30 नवंबर से पहले जो परचेज़ किया गया है, दूसरे स्टेट से परचेज़ किया गया है, तो क्या मैं कंपोजिशन स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं जीएसटी अदा करने के बाद में? इसमें जो मैंने सिद्धांत समझाया कि अगर आपके पास जो स्टॉक है वो टैक्स पेड होना चाहिए तभी आप एलिजिबल बनते हैं कंपोजिशन में। आपके पास जो स्टॉक है वो अगर वो नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि पहले हमारे पास इंटरस्टेट में सीएसटी का प्रावधान था, फुल आईजीएसटी नहीं था। जब सीएसटी में लाते हैं ना दूसरे स्टेट से, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास कुछ स्टॉक पड़ा है जो दूसरे स्टेट से मैं लाया हूँ तो वो सीएसटी भर के लाया हूँगा, उसके ऊपर एक भी बार पूरा टैक्स भरा नहीं गया है, इसलिए वो एलिजिबल नहीं होंगे। जो इंटरस्टेट से स्टेट से लाते हैं, दूसरे स्टेट से सीएसटी में लाके पड़ा है मेरे पास स्टॉक, तो वो स्टॉक मैं फिर यूज़ नहीं कर सकता कंपोजिशन में। जी, कंपोजिशन स्कीम के लिए जो रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है, क्या वो काम करना शुरू कर चुका है? और एनरोलमेंट अगर करना है डीलर्स के लिए तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं इस वक्त? अभी जो नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उनको तो सीधा ऑप्शन देना है कंपोजिशन का, उसमें फॉर्म में, जीएसटीएन के फॉर्म में। और जो माइग्रेशन वाले हैं उनके लिए भी ये सुविधा खोल दी गई है जीएसटीएन के वेबसाइट पे।
तो जितने भी लोगों ने माइग्रेट किया वो सबको मेरी विनती है कि वो अपना डिसीजन ले ले कि आप कंपोजिशन में जाना चाहते हैं कि नहीं चाहते। और 22 जुलाई से पहले 22 जुलाई से पहले आपको ऑप्शन देना है कि आप कंपोजिशन में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। तो वो लोग भी अपना ऑप्शन GSTN वेबसाइट पे जाके वो दे दे कि भाई कंपोजिशन में जाना चाहते हैं कि नहीं। जी, ABP न्यूज़ से शिशिर जी सवाल करना चाहते हैं कंपोजिशन स्कीम पे। शिशिर जी। सर, जो रेस्टोरेंट है जिनका 5% जिसमें कंपोजिशन स्कीम में है, वो जो बिल इशू करेंगे कस्टमर को, वो 105 रुपये का करेंगे या 100 रुपये का करेंगे? 100 रुपये का टोटल बिल, जैसे बिल ऑफ सप्लाई के रूप में, उसमें टैक्स नहीं लगा सकते 5 रुपया। वो 5 रुपये का टैक्स अलग से नहीं दिखाना है उसको। छोटे रेस्टोरेंट जो कंपोजिशन स्कीम है उसको अलग से अपना बिल में वो 5% दिखा के आपसे ले नहीं पाएगा। वो 100 रुपये का टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वो दिखा देगा। रामकिशोर शर्मा जी, सर एक लॉजिकल सवाल ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि वो कंपोजिशन स्कीम में अगर आते हैं तो उनको एग्जेम्प्ट आइटम पर 1% का GST क्यों देना चाहिए और आपने ऐसा प्रावधान क्यों किया है? एग्जेम्प्ट आइटम के ऊपर मतलब जैसे टर्नओवर में आपने चूंकि एग्जेम्प्ट आइटम्स को भी शामिल किया है तो नहीं, उस पे वो क्यों इसलिए 1% कि जब एग्जेम्प्ट और नॉन एग्जेम्प्ट का टर्नओवर होता है तो किसी भी व्यक्ति के लिए, टैक्स ऑफिसर के लिए ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि उसका कितना टर्नओवर एग्जाम में गया, कितना नॉन एग्जाम में गया। सो अगर आप ऐसे व्यवसाय में हैं कि जहाँ एग्जाम सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो फिर तो हमारी एडवाइस ये होगी कि आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन में ही जाए, कंपोजिशन में मत जाए। जी, बहुत सारे जो कारोबारी हैं सर इस वक्त ये तो सोच रहे होंगे कि वो कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट करें, लेकिन साथ ही साथ उनको सप्लाई भी करनी होगी। तो अभी बिना इंटीमेशन किए, बिना कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर कराए, क्या वो सप्लाई जारी रख सकते हैं अपना इस वक्त? क्या बोल रहे हैं? आप कंपोजिशन का अभी अप्लाई नहीं भी किए हैं, आखिरी तारीख नहीं पूरी हुई है और आपको सप्लाई करना है, तो कंपोजिशन के हिसाब से आप सप्लाई कर सकते हैं। आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे लेकिन आप टैक्स नहीं दिखाएंगे। जैसा कि सेक्रेटरी महोदय ने एक्सप्लेन किया, आप जितना पैसा लेते हैं टोटल कंसिडरेशन उसको केवल आप दिखाएंगे। जी, कंपोजिशन स्कीम की जो जानकारी है वो क्या विभाग को हर साल देनी होगी? क्या उसके लिए कोई इंटीमेशन है, वो हर साल फाइल करना होगा कि मैं अगले साल भी कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता हूँ? कंपोजिशन स्कीम अगर आप एक बार ऑप्ट कर लेते हैं तो हर साल आपको इसके लिए ऑप्शन दोबारा देने की आवश्यकता नहीं है। कंपोजिशन के जो कंडीशंस हैं वो जब तक आप फुलफिल करते रहेंगे तब तक आप कंपोजिशन के हकदार होंगे। जी, कंपोजिशन स्कीम से ही इस वक्त जो सवाल बिल्कुल लाइव आ रहे हैं सर वो भी मैं लेना चाहूँगा। ये विशाल सिंगला हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि अगर मैं मैन्युफैक्चरर भी हूँ और ट्रेडर भी हूँ तो फिर मेरे लिए ये कंपोजिशन स्कीम कैसे काम करेगी? देखिए, हमने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर दोनों के लिए कंपोजिशन स्कीम है और आपका एक पैन है। एक पैन के अंतर्गत आप वो सारी गतिविधियां जो अलाउड हैं कंपोजिशन स्कीम के लिए करते हैं, तो आपको निश्चिंत रहना है, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर का टर्नओवर देखिए, सारा टर्नओवर देखिए, लेकिन ग्रॉस टर्नओवर देखिए, वो अगर एलिजिबिलिटी लिमिट के अंदर है तो आप सारे कारोबार के लिए कंपोजिशन के हकदार हैं। ये अगला सवाल विनय गांधी जी का है। मुझे लगता है कि बहुत सारे जो दिल्ली में रहने वाले हैं उनके मन में ये ज़रूर सवाल होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रेंटल इनकम आती है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा टर्नओवर जो है, मतलब करीब 30 लाख की जो उनकी इनकम होती है वो रेंटल इनकम होती है हर साल में, तो क्या वो कंपोजिशन स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं? उनके लिए क्या वो लायबल होगी ये स्कीम? रेंट से उनको इनकम होती है। रेंटल इनकम जो होती है वो सर्विसेज की इनकम है, और सर्विसेज में मैंने जैसे बताया, करेक्ट ना? तो सर्विसेज में मैंने जैसे बताया कि 20 लाख से ऊपर है तो आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन ही लेना पड़ेगा। सर्विस सेक्टर में सिर्फ रेस्टोरेंट के लिए कंपोजिशन स्कीम है, बाकी किसी व्यवसायिक के लिए, IT प्रोफेशनल या लॉयर या उनके लिए ये स्कीम नहीं है। जी, एक टेक्निकल सवाल है। वैल्यूएशन रूल 35 का जिक्र करते हुए विक्रमादित्य राठौर ये कहना चाह रहे हैं कि जो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन या फिर MRP जो प्रोडक्ट है उसके लिए भी अप्लाई करेगा। आई एम नॉट अवेयर ऑफ द रूल 35 व्हाट ही इज मेंशनिंग। आप कंपोजिशन डीलर जो है वो MRP वाले प्रोडक्ट भी बेच सकता है, नॉन MRP वाले प्रोडक्ट भी बेच सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विनायक जैन एक टेक्सटाइल ट्रेड रजिस्टर्ड हैं जो कि कंपोजिशन स्कीम में है। क्या उनको बिफोर GST जो उन्होंने सेल किया है उस पर भी केवल 1% का ही टैक्स देना होगा? हाँ, बताओ।
जो कुछ भी सेल बिफोर जीएसटी हुआ है उस पर जीएसटी लागू नहीं होता है। राज्य और केंद्र सरकारों की जो कानून उस वक्त थी उसके हिसाब से अपना आप टैक्स भरेंगे और रिटर्न फाइल करेंगे। हसमुख जी हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं ट्विटर पे कि वो वैट नंबर उनके पास और सीएसटी दोनों ही नंबर्स हैं, तो और वो कंपोजिशन डीलर स्कीम में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए प्रोसीजर क्या है? वैट और सीएसटी का नंबर, दोनों ही नंबर्स उनके पास हैं, फिर भी वो कंपोजिशन देखिए, डीलर स्कीम। अब आई थिंक देयर इज़ ए मेजर लैक ऑफ क्लैरिटी। मैं बता दूं कि अब 1 जुलाई के बाद वैट, सीएसटी, एक्साइज नंबर, सर्विस टैक्स नंबर, ये सब खत्म हो गए। वो सब नंबर खत्म हो गए। उसको यूज़ करके आप कोई माल का आवागमन नहीं कर सकते। आप माल को बेच भी नहीं सकते, ले भी नहीं सकते। वो कानून ही खत्म हो गए। वेट का कानून, सर्विस टैक्स का कानून, एक्साइज का कानून, सीएसटी का कानून है, लेकिन सिर्फ 5 कमोडिटी के लिए है। तो अगर आप पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस वगैरह जो 5 कमोडिटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, उसका अगर आप इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहे हैं तो सी फॉर्म अप्लाई होगा और सीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको यूज़ कर सकते हैं। बाकी सब डीलर जो है उनका सीएसटी रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गया। आप तो इसलिए उसको कोई उपयोग कर ही नहीं सकते। जी, नवभारत टाइम से एक सवाल है सर। सर, जो मैं समझा आपकी बातों से कि यदि मैं छोटा दुकानदार हूँ दिल्ली में और छोटे उत्पादकों से जिनके 20-20 लाख से कम की टर्नओवर है, उनसे माल खरीदता हूँ, तो उस पर टैक्स मुझे रिवर्स टैक्स भर कर ही माल बेच पाऊंगा उसका? सही बात बिना है। टैक्स भरे बेच पाऊँ? सही बात है। रिवर्स चार्ज वाला प्रोविज़न तो कंपोजिट डीलर को भी लगेगा, बिल्कुल। सर, और कंपोजिशन के अलावा भी बहुत ही जेनेरिक सवाल आ रहे हैं, अगर आप इजाज़त दें तो बिल्कुल लाइव सवाल हैं, उनको भी ले सकते हैं हम। इनपुट देवाशीष महापात्रा जी ये जानना चाह रहे हैं कि अगर मैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट को अपने सप्लाईज करता हूं, तो क्या मुझे हर डेबिट क्रेडिट का हिसाब या सेल और परचेज का हिसाब रखना होगा? ये तो मेरी अपनी यूनिट है। नहीं, आपकी जैसे मैंने कल बताया था कि नॉर्मली एक स्टेट में एक ही पैन नंबर के ऊपर एक ही यूनिट रजिस्टर्ड होगा। आप दूसरे स्टेट में उसी पैन नंबर के ऊपर अपना यूनिट रजिस्टर करवा सकते हो, बल्कि वो तो ज़रूरी हो जाएगा। आपका अगर एक के अलावा दूसरे स्टेट में भी बिजनेस है तो वहाँ का अलग रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लेना होगा। तो अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपने ही यूनिट के साथ कोई भी व्यवहार कर रहे हो तो आपको बिल्कुल उसी तरह से करना है जैसे आप किसी और पार्टी को बेच रहे हैं। आप अपने ही दूसरे स्टेट में जो यूनिट है उसको माल जब भेजेंगे तो आईजीएसटी पे करके ही भेजें। आईजीएसटी पे करने की उस पर जिम्मेवारी आएगी। तुरंत नहीं पे करना है, लेकिन आईजीएसटी आपको रिटर्न के साथ पे करने की जिम्मेवारी आएगी। जब आप अपने ही एक स्टेट के यूनिट से दूसरे स्टेट में अपने ही यूनिट में माल भेज रहे तब भी आईजीएसटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी आपकी जी। और विद इन द स्टेट अगर आपका है विद इन द स्टेट तो फिर आपको आईजीएसटी नहीं भरना है, बिल ऑफ सप्लाई देना है विद इन द स्टेट। विद इन द स्टेट आपका एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इनवॉइस नहीं देना, बिल ऑफ सप्लाईज जो है वो रेज करना। नहीं, सॉरी, लेट मी, आई थिंक नहीं, मनीष ही इज टॉकिंग अबाउट कि दो उसके बिजनेस वर्टिकल अलग अलग रजिस्टर्ड है तो फिर आपको इनवॉइस बनाना है, वो इंडिपेंडेंट यूनिट माने जाएंगे। लेकिन अगर आपका एक ही नंबर एक स्टेट के अंदर है और आपके प्लेस ऑफ बिजनेस 4-5 है, गोडाउन 4-5 है, तो फिर विद इन द स्टेट मूवमेंट के लिए आपको बिल ऑफ सप्लाई देना है, उसमें आईजीएसटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। आप अपने एक ही यूनिट के अंदर में 4-5 प्लेस ऑफ बिजनेस है तो वहाँ पर अगर आप माल मूव कर रहे हैं, करेक्ट, तो फिर आपको टैक्स नहीं देना है। बट अगर आपने बिजनेस वर्टिकल का अलग अलग रजिस्ट्रेशन एक ही स्टेट में लिया हुआ है एक ही पान नंबर के ऊपर, तो इंडिपेंडेंट मान के उसके बीच में तो व्यवहार वैसा ही होगा जैसे आउटसाइड पार्टी के साथ कर रहा है। उमेश जी जानना चाह रहे हैं, और ये शायद एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शायद उन्हें आ रही होगी। वो कहना चाह रहे हैं कि हाउ कैन आई फाइल DS2 फॉर्म। DS2 कोई फॉर्म है जीएसटी में जो अभी नहीं दिखा रहा है, वो केवल CHF फॉर्म दिखा रहा है। DS2 फॉर्म, आई एम नॉट श्योर ये टेक्निकलिटी है, तो इसको स्किप कर सकते हैं। हमको पूछना पड़ेगा, वो GSTN के सवाल में आएगा बाद में इसको। देवाशीष महापात्रा जानना चाह रहे हैं कि जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, प्लीज़ हमें एक्सप्लेन करें। और जो GST रजिस्टर्ड डीलर हैं, क्या अगर उनको इनपुट टैक्स पेमेंट चाहिए तो उसके लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म करना होगा क्या? देखिए, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। अभी हमने कल भी बताया था, ये सेक्शन 9(4) का प्रोविज़न है, सब लोग याद कर ले। 9(4) का प्रोविज़न है रिवर्स चार्ज का।
कोई भी रजिस्टर्ड डीलर जब भी कोई अनरजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदता है तो उसके ऊपर टैक्स भरने की जिम्मेवारी रजिस्टर्ड डीलर की हो जाती है। तो वो उसके लिए वो टैक्स भरेंगे। और जैसे कल समझाया था कि ऐसा नहीं है कि हर बार छोटी छोटी चीज़ खरीदी अनरजिस्टर्ड डीलर से तो उसका अलग अलग हम लोग इन्वॉइस बनाएं। वो एक साथ, एक तो दूसरा उसमें एक एक्सेप्शन दिया हमने कि एक ही दिन में एक व्यापारी 5,000 तक का अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीद कर सकता है और उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं भरना है, अप टू 5,000 पर डे। तो जैसे चाय पानी मंगवाया, कुछ स्टेशनरी छोटी मोटी मंगवा ली या कोई ऐसी चीज़ अगर मंगवा ली अनरजिस्टर्ड डीलर से जो कि इमीडिएट यूज़ के लिए ऑफिस में काम में आ सकती है, तो 5,000 तक कोई उसमें वो है। बट 5,000 से ऊपर अगर एक दिन का हो जाता है तो वो सब आइटम का टोटल करके महीने में एक बार एक इन्वॉइस में उसको दिखा देना है महीना पूरा होते ही, और उसका एक सेल्फ इन्वॉइस बनाना है कि भाई मैंने इतनी आइटम इतने लोगों से ली है और वो अनरजिस्टर्ड डीलर थे इसलिए इतना इसके ऊपर टैक्स होता है आइटम वाइज, तो मैं ये अपनी जिम्मेवारी स्वीकारता हूँ और सेल्फ इन्वॉइस बना देंगे। उसके ऊपर वो उसको टैक्स भी भरना है और उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा अपने आउटपुट सप्लाई के सामने। तो वो उसकी इनपुट सप्लाई भी बन गई जिसके ऊपर वो खुद टैक्स पर पे कर रहा है और उसकी वो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले सकते हैं अपने आउटपुट सप्लाई के सामने। निकुंज का सवाल है सर कि उनका जो टर्नओवर है वो 20 लाख से कम है और उनके जो गुड्स हैं वो टैक्स फ्री कैटेगरीज में आते हैं, लेकिन आपने कॉम्पोजिशन स्कीम में दूसरे स्टेट को सप्लाईज मना कर रखा है, तो क्या वो दूसरे स्टेट को अपने जो सामान है वो बेच सकते हैं? बिल्कुल नहीं बेच सकते। अगर कंपोजिट स्कीम में आप है तो दूसरे स्टेट में माल बेच नहीं सकते, लेकिन कंपोजिट स्कीम वाले डीलर दूसरे स्टेट से माल मंगा के उस स्टेट में बेच सकते हैं। माल मंगाने की कोई प्रतिबंध नहीं है। और अगर आप परचेस कर सकते हो दूसरे स्टेट से, लेकिन वो परचेस करने के टाइम वो टैक्स पेड माल होना चाहिए। और अगर 20 लाख से टर्नओवर कम है उस स्टेट में, 20 लाख से नीचे है तो भी आप दूसरे स्टेट में तो इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप 20 लाख से नीचे का माल है, आप 20 लाख से नीचे का टर्नओवर है तो इंटरस्टेट आप नहीं कर सकते, उसी स्टेट में आप माल बेच सकते हैं। जी। अगला सवाल यह है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो चैप्टर 54 में है उसके लिए रिफंड अलाउड नहीं है, तो क्या विल द एक्सेस क्रेडिट लाइबल फॉर द इनकम टैक्स? देखिए, एक्सेस क्रेडिट अगर आपका होगा तो वो तो आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा ना। तो माल की कीमत उतनी बढ़ गई और माल की कीमत बढ़ गई तो उस हिसाब से आप अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे और सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ द गुड्स, जो डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट बनेगा, इनकम टैक्स तो वो उसी के ऊपर लगेगा। जी। अब इस कार्यक्रम में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। कॉम्पोजिशन रिकॉर्ड कीपिंग पर ये जो मास्टर क्लास है वो अब समाप्त होने को है। डॉक्टर हसमुख अढ़िया, अगर कोई कंक्लूडिंग रिमार्क आपकी तरफ से, स्वागत है। मैं ये कहूँगा कि हमने जो 3 दिन हिंदी में क्लास लिए वो अलग अलग विषय पर, रजिस्ट्रेशन पे पहले दिन, दूसरे दिन हमने ट्रांजिशन प्रोविज़न के ऊपर लिया और इनवॉइस कीपिंग के ऊपर लिया, और तीसरे दिन आज हमने कंपोजिशन स्कीम और रिकॉर्ड कीपिंग के ऊपर। इसी 3 टॉपिक के ऊपर अंग्रेजी में ये क्लास फिर से लिया जाएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 10th, 11th एंड 12th ऑफ जुलाई, जो कि 4:30 to 5:30। डीडी नेशनल पे तो डेफिनेटली ये क्लास दिखेगा, लेकिन बाकी चैनल वाले भी इसको कैरी कर सकते हैं। तो ये सेम सब्जेक्ट के ऊपर क्लास प्लस क्वेश्चन आंसर का सेशन 3 दिन और चलेगा, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। सो जिन्होंने हिंदी का क्लास एक बार देख लिया है उनको फिर से देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो हिंदी के बदले में अंग्रेजी में ही देखना चाहते हैं उनके लिए ये सुविधा हम दे रहे हैं। इसी तरह से क्लास यहीं पर होगा 4:30 से 5:30, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। डॉक्टर अढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। श्री लोहानी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सिन्हा साहब, आपने भी वक्त निकाला इस क्लासरूम के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, लेकिन जैसा कि अभी सचिव महोदय ने बताया कि अंग्रेजी में ये क्लास फिर से ही ये अगले 3 दिनों के लिए होने वाली है, तो 4:30 से 5:30 इस कार्यक्रम में शामिल होना मत भूलिए। बिल्कुल लाइव नेशनल पर रहेगा, साथ ही साथ ये बाद में यूट्यूब चैनल पे भी ये सारे वीडियोज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो तीनों दिन की क्लास अगर आप समझना चाहते हैं, आराम से सुनना चाहते हैं, तो अपने यूट्यूब चैनल पर जाइए। डीडी न्यूज़, डीडी नेशनल, सभी के यूट्यूब चैनल पर ये उपलब्ध है। फिलहाल इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।